आप लोग पेपर कर लिए होंगे और इसमें जो है जो जो प्रश्न आए हुए हैं, चलिए उस पर जैसे चर्चा कर लिया जाए। तो यहां पर पहला प्रश्न आया है कि 84वां संविधान संशोधन 2001 द्वारा लोकसभा की सीटों को 2026 तक स्थिर कर दिया गया। सही बात है। जनसंख्या स्थिरीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। सही बात है। इसी के कारण तो ऐसा किया गया कि केरल जनसंख्या को कम कर रहा है, पता चले कि उसको सीट ही कम हो गया, इसलिए माना गया था शुरुआती दौर में कि 2026 तक हर जगह जनसंख्या वृद्धि दर बराबर हो जाएगा। लेकिन फिर जो है आप लोग पढ़ते होंगे ज्योग्राफी में कि 2045 कह दिया गया है। इसका मतलब व्याख्या भी करेगा। दूसरा प्रश्न चलिए। दूसरा प्रश्न इसमें है, राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व का सिद्धांत पाया जाता है। गलत। असमान प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है ना, अमेरिका में समान प्रतिनिधित्व का सिद्धांत पाया जाता है, हमारे यहाँ जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व होता है। अब फिर देखिए, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष 6 वर्ष ना, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। तो गलत हो गया तो क्या सही होगा बताइए? दोनों गलत हो गया, नहीं एक नहीं दो। तीसरा प्रश्न चलिए। लोकसभा का कार्यकाल, तो लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, यही तो सही होगा। एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। चौथा चलिए, मिलाने का मिला लिए होंगे आप लोग, क्या होगा आंसर? बी। 51 बिहार में 40, अरे 51 तो 2 देख कर। अब मध्य प्रदेश में 29, महाराष्ट्र में 48, ये तमिलनाडु में 39, 1 2 3 4 यही है, देख लीजिएगा, वैसे बी होगा आंसर। अब जा चलिए, इसमें जो है लोकसभा के संबंध में, लोकसभा भारतीय संसद का प्रथम सदन है। सही। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जा सकता है। सही। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष से चुने जाते हैं। सही। लोकसभा स्थायी सदन, स्थायी सदन कहां है? राज्यसभा स्थायी सदन है ना, ये तो 5 वर्ष पर इसका विघटन हो जाता है, तो 4 नंबर नहीं होगा, 1 2 3 आंसर होगा, तो इसका ये होगा आंसर। आगे चलिए, इसमें जो है राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव पर, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन उस राज्य की निर्वाचित विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। सही बात है। सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर। सही है। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उनके विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। सही है। राज्यसभा के कार्यकाल 5 वर्ष तो 6 वर्ष, तो ये होगा आंसर। अब चलिए आगे। अब इसके बाद जो है राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्षतः निर्वाचित होते हैं, अधिकांशतः नामांकित होते हैं। अरे 12 ही तो होता है, तो अधिकांशतः कहां हो जाएगा? अप्रत्यक्षतः और प्रत्यक्षतः, प्रत्यक्ष कहां हो जाए? राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्यों द्वारा। गलत। विधानसभा के सदस्यों द्वारा ना, विधानसभा के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। फिर चलिए, निम्न में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं के का सृजन, कौन सा अनुच्छेद? 312, 3 अनुच्छेद बताया था। राज्यसभा का विशेषाधिकार 249 बेयर एक्ट में पढ़ लीजिएगा। दूसरा 312 और तीसरा उपराष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में पहले प्रस्ताव राज्यसभा में रखा जाता है। अब जा चलिए 9 नंबर चलिए। लोकसभा के चुनाव की सूचना चुनाव आयोग द्वारा जारी किया था। गलत। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति जब अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी कर देता है, उसके बाद चुनाव आयोग जो है तिथि का अनुमोदन करता है कि कब चुनाव होगा, कब जो है नामांकन पत्र कब दाखिल होगा, प्रचार प्रसार का दिन समय निर्धारित होता है, सब इसके बाद चुनाव आयोग का काम हो जाता है। लेकिन नोटिफिकेशन राष्ट्रपति जारी करता है। चुनाव में नाम वापसी के बाद 14 दिन का समय चुनाव प्रचार के लिए। सही बात है, 2 होगा, केवल 2। अब चलिए, वर्तमान में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की सीटें, वैसे तो सबसे ज्यादा यूपी में है, लेकिन यूपी दिया नहीं है ना, तो पश्चिम बंगाल लगाइए, 10 होगा मेरी समझ से। अब जा चलिए, संविधान का भाग 5 संबंधित है। तो संविधान का भाग 5 संबंधित है केंद्रीय कार्यपालिका, उसमें सर्वोच्च न्यायालय है ना, उच्च न्यायालय थोड़ा ना उसमें लिखा गया है, तो 3 नंबर तो होगा ही नहीं, 1 2 4 होगा आंसर, डी होगा। अब चलिए, भारत की राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? दिल्ली के प्रतिनिधि नहीं है 3, जम्मू कश्मीर भी तो केंद्र शासित प्रदेश बना है, वहां से भी तो प्रतिनिधि होंगे, पांडिचेरी से भी तो एक प्रतिनिधि होता है। केंद्र शासित प्रदेशों से स्वतः संयुक्त रूप से प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं। इसका क्या मतलब? केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि संसद द्वारा पारित विधि के अनुसार निर्वाचित होंगे। सही बात है। केंद्र शासित प्रदेशों से उसी आधार पर प्रतिनिधि निर्वाचित होंगे जैसे राज्यों से उसी आधार पर थोड़े ना होते हैं, उसी आधार पर प्रतिनिधि निर्वाचित होते होंगे जैसे राज्यों की। नहीं, केंद्र शासित प्रदेश का अलग सिस्टम हो गया।
राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म राज्यसभा में समान प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? उड़ीसा और राजस्थान 10-10 होगा। स्नाइप पोल का मतलब अचानक चुनाव करा देना, इसको स्नाइप पोल कहा जाता है। फिर 180 निर्वाचन क्षेत्र का मतलब क्या? एक निर्वाचन क्षेत्र जो कि केवल एक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है, यद्यपि वहां अनेक प्रत्याशी होते हैं। मतलब एक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का चुनाव होता है तो उसको हम लोग सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। और एक क्षेत्र से एक से ज्यादा प्रतिनिधि का चुनाव होता है, ग्रेटर देन वन, एक से ज्यादा प्रतिनिधि का चुनाव होता है तो उसको मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। ये होगा। चलिए कर लिए होंगे पेपर। चलिए अब कुछ आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो है उस दिन मैं बताया था डिलिमिटेशन कमीशन। तो डिलिमिटेशन कमीशन परिसीमन आयोग, तो थोड़ा सा मैं इसको और भी बोलता हूं। देखिए परिसीमन आयोग जो है हम लोग के यहां जैसे ऐसे समझिए कि अनुच्छेद जो 82 है उसमें कहा गया कि संसद कानून बना सकती है। तो अनुच्छेद 82 के तहत आप जानते हैं कि केंद्र स्तर पर जो है परिसीमन आयोग बनाया जाता है। केंद्र स्तर पर जैसे लोकसभा का परिसीमन करना है, और विधानसभा के लिए, लोकसभा के लिए तो हो गया 82, और विधानसभा के लिए जो परिसीमन बनाया जाता है राज्य स्तर पर जो परिसीमन बनाया जाता है वह अनुच्छेद 170 के तहत बनाया जाता है। पहले तो कंसेप्ट ये क्लियर करिए। दूसरा चीज मैं उस दिन बताया था कि हम लोगों के यहां जो है जैसे परिसीमन है तो कहा गया है कि संसद जो है केंद्र स्तर पर, जैसे ध्यान रखिए कि परिसीमन आयोग संसद ही बना सकता है, राज्य को अधिकार नहीं है। तो संसद द्वारा प्रत्येक जनगणना के बाद कानून बनाकर साधारण बहुमत से परिसीमन अधिनियम बनाया जाता है। अब परिसीमन अधिनियम बनाया जाएगा और इसी अधिनियम के तहत जो है वो देखा जाए तो राष्ट्रपति जो है परिसीमन आयोग बनाता है। अब परिसीमन आयोग जो है चुनाव आयोग के नियंत्रण में कार्य करता है। अब मैं बताया था कि परिसीमन आयोग सामान्य रूप से जो है 3 कार्य करता है। परिसीमन आयोग जो है सामान्य रूप से ये 3 कार्य करता है। पहला कार्य तो ये करेगा कि जनसंख्या के अनुपात में सीटों की संख्या को, जैसे मान लीजिए भौगोलिक जो क्षेत्र हमारे यहाँ है, तो जैसे मान लीजिए कहीं जनसंख्या ज्यादा हो गई, यहाँ पर जनसंख्या कम है, तब ऐसी दशा में जो कम है तो इसको ऐसे करके दोनों को जो ऐसे मिलाकर दोनों की जनसंख्या लगभग बराबर करने का प्रयास करेगा। पहला कार्य तो ये होगा। दूसरा कार्य होगा कि जैसे मान लीजिए सीटों की संख्या को बढ़ाना। जैसे पहला तो ये हो गया कि जनसंख्या को संतुलित करना, और दूसरा कार्य है कि सीटों की संख्या को बढ़ाना। जैसे मान लीजिए मूल संविधान में 500 था, अब बढ़कर जो है 550 हो गया, 552 था, 2 एंग्लो इंडियन की समाप्ति हो गई। तो दूसरा चीज है कि सीटों की संख्या को बढ़ाना। और तीसरा इसमें पहलू है आरक्षित स्थानों का पुनर्निर्धारण करना, कि जो हमारे यहाँ जो है, जैसे मान लीजिए कोई सीट एससी का है, कोई एसटी का है, कोई जनरल का है, तो इस जनरल के सीट को एससी बना देना। मान लीजिए एसटी का सीट है तो इसको एससी बना देना, इस तरह से उसको रोटेट करना। यहां तक क्लियर? अब यहां पर ध्यान रखिए कि उस दिन मैं बताया था कि 84वां संविधान संशोधन 84, तो 84वां संविधान संशोधन 2001 द्वारा 2002 द्वारा 2026 तक जो है सीटों को स्थिर कर दिया गया। इसका मतलब 2026 तक सीट नहीं बढ़ेगा, मतलब कि जनसंख्या को संतुलित कर सकता है, आरक्षित स्थानों का पुनर्निर्धारण कर सकता है, लेकिन जनसंख्या के अनुपात में सीटों को नहीं बढ़ाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखिए जो परिसीमन आयोग बनता है वो सामान्यतः 3 सदस्यीय बनता है। मैं बताया कि परिसीमन आयोग कौन गठित करेगा? राष्ट्रपति। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और यहां पर परिसीमन आयोग जो बनाया जाएगा ये 3 सदस्यीय संस्था होता है। तो परिसीमन आयोग जो है, जो 3 सदस्यीय संस्था है, ये जो 3 सदस्यीय संस्था है, इसमें पहला जो सदस्य होगा सुप्रीम कोर्ट का जो है कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। जैसे मान लीजिए अभी आसाम के लिए परिसीमन आयोग बनाया गया 28 फरवरी 2023 को, तब देखे होंगे कि रंजना प्रकाश देसाई उसके अध्यक्ष बनी, जो सुप्रीम कोर्ट की जज रही है। तो इसका अध्यक्ष कौन बनेगा? सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश बनेगा। दूसरा जो इसका सदस्य होगा उसमें जो है अदर इलेक्शन जो कमिश्नर है उसको रखा जाता है। और तीसरा जो सदस्य होता है वो हर राज्य के परिसीमन के लिए अलग अलग होता है, और सामान्यतः जो है वह राज्य चुनाव आयुक्त को भी रखा जा सकता है या किसी अन्य व्यक्ति को भी रखा जा सकता है। इस तरह से 3 सदस्यीय संस्था ये बनाया जाता है। यहां तक क्लियर? अब जैसा समझिए
यहां पर परिसीमन आयोग अभी तक हमारे यहां 4 बार बना है। उस दिन मैं बता चुका हूं, 1952 में पहला परिसीमन आयोग बना, फिर इसके बाद 1962 में दूसरा परिसीमन आयोग बना, 1972 में तीसरा परिसीमन आयोग बना, 2002 में चौथा परिसीमन आयोग बना। अभी तक हमारे यहाँ 4 परिसीमन आयोग बना है। अब मैं अभी बताया था कि हमारे यहाँ लिखा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद, जनगणना 10 साल के बाद होता है, तो 52 के बाद 62 में बना, 62 के बाद 72 में बना, अब 72 के बाद 2002 में बना। क्यों? इस तरह से पीटी पढ़ा जाता है, तकिया लगाकर किताब लेके पढ़ रहे हैं, मजे से पढ़ते रहिए 4-5 साल, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना। पढ़ना तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसमें मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन हां, कुछ होगा नहीं मामला, यदि होगा तो ऐसे रुक कर सोचना पड़ेगा। बुरा तो आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन अब क्या करूं, कठोर हृदय करके बोलना पड़ता है, क्योंकि जिस उद्देश्य से आप लोग आए हैं, जिस उद्देश्य से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, वो उद्देश्य पूरा कराना है। और थोड़ा बहुत मान लीजिए मैं भी सहभागी बन जाना चाहता हूं, कम से कम आपके हृदय में थोड़ा सा कहीं हमारा भी जगह बन जाए कि सर ने भी थोड़ा बहुत हमारा हेल्प किया। फोन मत करिएगा, हमारा वीडियो आप लोग शेयर मत करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन बस थोड़ा सा सम्मान जरूर रखिए। तो यहां पर 1972 के बाद 2002 में तब देखते हैं कि ये गैप क्यों हो गया। आप जानते हैं कि हमारे यहां जो है वह 42वां संविधान संशोधन जो किया गया 1976 में, तो उस 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है कह दिया गया कि 2001 तक कोई परिसीमन आयोग नहीं बनेगा। इसलिए 2001 तक कोई परिसीमन आयोग नहीं बना। यहां तक क्लियर? अब एक चीज और ध्यान रखिए कि हमारे यहां जो है भारत में परिसीमन आयोग को कानूनी शक्ति प्राप्त है, इसलिए इसकी रिपोर्ट को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। इसकी रिपोर्ट को लोकसभा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। और इसकी रिपोर्ट को राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा आयोग की रिपोर्ट को लागू करता है। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ? और यहां तक ध्यान रखिएगा कि जो हमारे यहां परिसीमन आयोग 82 के तहत बनाया गया, 170 के तहत बनाया गया राज्यों के विधानसभा के लिए, यह साधारण बहुमत से बनता है कानून। और अभी मैं बताया कि परिसीमन से लोकसभा विधानसभा में प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं होगा जब तक कि लोकसभा विधानसभा विघटित न हो जाए। यहां तक क्लियर? मतलब विघटित हो जाएगा, उसके बाद ही इसका प्रभाव होगा। और एक लाइन और ध्यान रखिएगा कि पुनः समायोजन, मतलब सीटों की संख्या जो बढ़ेगा, चाहे मान लीजिए क्षेत्र जो इधर उधर होगा या आरक्षित सीट बदलेगा, तो पुनः समायोजन उस तारीख से प्रभावी होता है जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्दिष्ट करता है। तो राष्ट्रपति जो तारीख निर्दिष्ट करेगा उसी तारीख से यह लागू होगा। और मैं आप लोगों को उस दिन खूब समझाया था, बोला था कि आप लोग जो है सीटों की संख्या को लिख लीजिए, सीटों की संख्या को लिखकर उसको रट लीजिए। और फिर मैं बोला था उस दिन आप लोगों से कि उसी में जो है कहां कहां पर कितनी आरक्षित सीटें हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि अभी वर्तमान में जो है कितनी एससी के लिए लोकसभा में एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, बोलिए? 84। एसटी के लिए कितना है? 47। ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कि कितना कितना सीट जो है आरक्षित है। अब थोड़ा सा और भी आगे बढ़कर थोड़ा सा और भी ध्यान रखिएगा कि जैसे एससी के लिए सीट है, उस दिन बोला था सीट लिखने के लिए, यहां बोला था राज्य का नाम लिखिए, यहां लोकसभा का नाम, यहां राज्यसभा, यहां विधानसभा, और कहां कहां सीट आरक्षित है उसको भी गोला इसमें मारिए, कहां पर सबसे ज्यादा सीट है। जैसे एससी के लिए यूपी में जो है सबसे ज्यादा सीट है, एससी के लिए सबसे ज्यादा यूपी में सीट है ना, 17। इसके बाद कहां पर है? पश्चिम बंगाल में 10 सीट है। इसके बाद तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में एससी के लिए जो है 7 सीट है। इसके बाद बिहार में जो है 6 सीट है, इसी तरह से एसटी के लिए मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सीट 6 है। इसके बाद आप जानते हैं उड़ीसा है, झारखंड है, तो उड़ीसा और झारखंड में 5-5 सीट है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तो यहां पर जो है 4-4 सीट है, यहां पर 4-4 सीट है। और कहां कहां पर 1-1 सीट है, कहां पर सीट नहीं है, सबका विश्लेषण कर डालिएगा। और उसने बताया था कि 2002 का जो परिसीमन आयोग था उसने जम्मू कश्मीर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड का परिसीमन नहीं किया था, इसीलिए परिसीमन आयोग यहां के लिए बनाया गया है। हमें बताया कि फरवरी 2023 में जो है
असम राज्य में विधानसभा का परिसीमन प्रारंभ किया गया, सीटों का पुनर्समायोजन किया गया और ये 2001 की जनगणना के अनुसार हो रहा है। तो आपको ध्यान होगा कि पीपुल रिप्रेजेंटेटिव जो एक्ट है 1950 का, उसकी जो धारा 8A है, तो उसकी धारा जो 8A है उसी के तहत जो है आप जानते हैं कि परिसीमन आयोग बनाया गया और केंद्रीय कानून जो मंत्रालय है, विधि जो मंत्रालय है, उसी के अनुरोध पर यह कानून बनाया गया। और केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग है वही नॉर्थ ईस्ट में, चूंकि नॉर्थ ईस्ट के तो ज्यादा राज्य हैं, अभी जैसे बताया कि असम है, अरुणाचल है, मणिपुर है, नागालैंड है, इसका जो परिसीमन चल रहा है, तो इसके परिसीमन के लिए जो है चुनाव आयोग के नियंत्रण में परिसीमन कार्य चल रहा है। और मैं बताया कि इसके पहले जो आसाम में परिसीमन हुआ था वो 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन हुआ था और वहां पर आसाम में जो परिसीमन है 1976 से लागू है और जो 2002 का परिसीमन है उसी का यह विस्तार है, कोई अलग से परिसीमन आयोग नहीं बना है। और 2002 में जो परिसीमन हुआ था वहां पर कर्नाटक पहला राज्य है जहां पर परिसीमन के बाद चुनाव हुआ था 2002। ये सब उस दिन बता दिया था, तो इसको तो आप लोग कर लिए होंगे उस दिन, चूंकि एक बार सोचा कि एक बार और बोल देता हूं, ये सब लिस्ट उस बनावना का सीट उठ इधर उधर रट के ठीक कर लिएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग का टॉपिक है जो सदस्यता की समाप्ति है, उस पर हम लोग जैसा चर्चा करेंगे। सदस्यता की समाप्ति, तो देखिए जो सदस्यता की समाप्ति है उसमें हम लोग को जो है दो तरह की विषय वस्तु पढ़ना है। एक तो हम लोग को विषय वस्तु पढ़ना है जो सामान्य प्रावधान होता है, तो एक सामान्य प्रावधान पढ़ना है और दूसरा जो है कुछ विशेष प्रावधान भी है, कुछ विशेष प्रावधान भी है, तो उन विशेष प्रावधानों को पढ़ना है। तो विशेष प्रावधान में दो चीजें हैं, जैसे अनुच्छेद 102 के तहत क्या क्या प्रावधान है और फिर दूसरा तरफ जो है जनप्रतिनिधि जो कानून है, पीपुल रिप्रेजेंटेटिव जो एक्ट है, उसके तहत जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत क्या क्या प्रावधान है, हम लोग को ये चीज पढ़ना है। अब यहां पर जो है चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए जो सामान्य प्रावधान है कि भाई कैसे सदस्यता समाप्त हो जाएगा, तो मान लीजिए जो पहला प्रावधान है कि कोई भी सदस्य है वो दो या दो से अधिक, जैसे मान लीजिए सिंपल पहले बताऊं आप लोगों को, जैसे सामान्य प्रावधान में यह कहा गया है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है और राज्यसभा के लिए चुन लिया गया तो लोकसभा से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। कोई मान लीजिए राज्यसभा का सदस्य है, लोकसभा के लिए चुन लिया गया तो राज्यसभा से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसी तरह से जैसे मान लीजिए कोई विधानसभा का सदस्य है, अब विधान परिषद के चुन लिया गया तो विधानसभा की सदस्यता समाप्त। कोई विधान परिषद का सदस्य है और विधानसभा के लिए चुन लिया गया तो विधान परिषद की सदस्यता समाप्त। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, यहां पर जो है कोई लोकसभा का सदस्य है, राज्यसभा के लिए चुन लिया जाएगा तो लोकसभा की सदस्यता समाप्त। यहां पर यह नहीं कर सकता कि नहीं थोड़ा सा हम देख रहे थे, अंदाज रहे थे कि चुनाव जीत रहा हूं कि नहीं, तो अंदाजिए मत, सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अब जैसा देखिए दूसरा पहलू समझिए, यहां पर पहला क्लियर, दूसरा बात समझिए सामान्य प्रावधान। यदि कोई सदस्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों से चुन लिया जाता है, मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा दोनों का चुनाव साथ ही हुआ और दोनों से चुन लिया गया, तो दोनों से चुन लिया गया और 10 दिन के भीतर यदि निर्णय नहीं करेगा तो राज्यसभा से उसका स्थान रिक्त होगा, लोकसभा की सदस्यता बनी रहेगी। दोबारा बोलता हूं, यदि कोई सदस्य लोकसभा राज्यसभा दोनों से चुन लिया गया और 10 दिन के भीतर निर्णय नहीं करता है तो राज्यसभा से उसका स्थान रिक्त हो जाएगा, लोकसभा की सदस्यता बनी रहेगी। 10 दिन के भीतर निर्णय नहीं करेगा तो निर्णय कर लिया कि नहीं हम राज्यसभा के सदस्य रहेंगे, तब तो राज्यसभा का सदस्य रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे मान लीजिए इसी तरह से विधानसभा और विधान परिषद दोनों के लिए चुन लिया गया एक ही साथ, तो ऐसी दिशा में 10 दिन के भीतर निर्णय नहीं करेगा तो ऐसी दिशा में विधान परिषद की सदस्यता समाप्त होगी, विधानसभा का सदस्य बना रहेगा। इसको हम लोग जो है, ये जो मैं बोल रहा हूं, इसको हम लोग कहते हैं कि जैसे हम लोग के यहां जो कानून बनाया गया है, आप जानते हैं कि उसी कानून के तहत जो है जनप्रतिनिधि जो कानून बनाया गया है उसमें भी बहुत सारी चीजों को लिखा गया है। तो उसमें जो बहुत सारी चीजों को लिखा गया है उसको बोलते हैं प्रोहिबिशन ऑफ साइमल्टेनियस मेंबरशिप रूल।
1950। तो ये जो है प्रोहिबिशन ऑफ साइमल्टेनियस मेंबरशिप रूल 1950, उसी के तहत ये सब प्रावधान है। कभी पीटी में पूछे तो ध्यान रखिएगा। अब जैसे देखिए, अब तीसरा प्रावधान समझिए। अब तीसरा बात क्या कहा गया, यदि कोई व्यक्ति किसी भी सदन में एक से अधिक स्थान के लिए चुन लिया जाता है, तो एक से अधिक स्थान के लिए चुन लिया जाता है, मान लीजिए लोकसभा का सदस्य 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है। अब 2 जगह से चुनाव जीत गया, ए और बी दोनों जगह से चुनाव जीत गया, अब 10 दिन के भीतर निर्णय नहीं किया तो दोनों जगह से सदस्यता समाप्त हो जाएगा। हरियाणा में हो चुका है। हरियाणा में जानते हैं कि अभी चुनाव में एक चुन लिए गए, और चुनने के बाद वो चले गए कनाडा थोड़ा पार्टी करने। अब पार्टी करने के बाद जब आए तो दोनों जगह से सदस्यता समाप्त हो गया और दोबारा उपचुनाव हुआ। तो यदि कोई व्यक्ति जो है 2 स्थानों से चुन लिया जाता है और 10 दिन के भीतर निर्णय नहीं करता है, तो ऐसे स्थान में दोनों जगह से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अब तीसरा बात समझिए। चौथा बात, मान लीजिए संसद में या विधानमंडल में कोई सदस्य है, जो भी समिति की बैठक हो रही है, संसद की बैठक हो रही है, बिना अनुमति के 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, तो अध्यक्ष उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है सदन की सहमति से। जिसे झारखंड का एक मैटर आया था कि उनका तबीयत खराब है, वो मान लीजिए अस्पताल में है, पढ़े होंगे आप लोग पेपर में, तो सदन ने कहा कि नहीं, उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। इस तरह से वो सदस्य बने हुए हैं 2 साल से, जो है वो देखा जाए तो बेचारे नहीं जा पा रहे हैं, उनका तबीयत खराब है, यहीं गुड़गांव भर्ती है, तो सदन स्थान रिक्त घोषित कर सकता है। अब पांचवा बात समझिए। जैसे मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा की सदस्यता से बर्खास्ती का जो निर्णय है, चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। सदस्यता केंद्र स्तर पर कौन समाप्त करेगा? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? चुनाव आयोग की सलाह पर। और यहां एक चीज और समझिए, एक नियम और भी बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये संसद है और ये विधानमंडल है। अब संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। विधानमंडल में 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है लोकसभा राज्यसभा दोनों से चुन लिया गया, मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों से चुन लिया गया, तो ऐसी दशा में मैं अभी बताया कि लोकसभा की सदस्यता बनी रहेगी, राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अभी बताया हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है लोकसभा और विधानसभा दोनों से चुन लिया गया, तो लोकसभा और विधानसभा दोनों से चुन लिया गया, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि लोकसभा की सदस्यता जो है समाप्त होगी, विधानसभा की सदस्यता बनी रहेगी। इसको स्थानीय नियम कहा जाता है। कोई व्यक्ति मान लीजिए राज्यसभा और विधानसभा से चुन लिया गया, दोनों से एक साथ चुन लिया गया, तो राज्यसभा की सदस्यता समाप्त होगी, विधानसभा की सदस्यता बनी रहेगी। कोई मान लीजिए विधानसभा, अभी बोला हूं विधानसभा और विधान परिषद से चुन लिया गया, तो विधानसभा का सदस्य बना रहेगा, विधान परिषद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। कोई व्यक्ति मान लीजिए, ऐसे समझिए, कोई व्यक्ति जो है वह लोकसभा और विधान परिषद दोनों से चुन लिया गया, लोकसभा विधान परिषद से दोनों से चुन लिया गया, तो लोकसभा की सदस्यता समाप्त होगी, विधान परिषद की सदस्यता बनी रहेगी। अब कोई व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति मान लीजिए राज्यसभा और विधान परिषद से चुन लिया गया, तो राज्यसभा की सदस्यता समाप्त होगी, विधान परिषद की सदस्यता बनी रहेगी। इस चार्ट को ध्यान रखिएगा। कब? 14 दिन के भीतर निर्णय करना पड़ेगा। 14 दिन के भीतर निर्णय। यदि 14 दिन के भीतर निर्णय नहीं करेगा तब यह नियम लागू होगा। क्लियर? 14 दिन के भीतर निर्णय कर लिया तब तो ठीक, अन्यथा स्थानीय सदस्यता की बात होती है। लोकसभा और विधानसभा है तो विधानसभा की सदस्यता बनी रहेगी, लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये चार्ट ध्यान रखिएगा। अब यहां पर ध्यान रखिएगा एक चीज, यहां मैं लिखा हूं अनुच्छेद 102 के तहत। तो देखिए अनुच्छेद 102 के तहत संविधान में क्या क्या लिखा गया है। लिखा गया पहला चीज कि जैसे मान लीजिए सब करिए कि हम लोगों के यहां जो है भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, तब भी उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। यदि मान लीजिए विकृत चित्त है, न्यायालय द्वारा उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया है, मानसिक रूप से कमजोर है, तब भी उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। मैं बताया कि लाभ का पद धारण करेगा तब भी सदस्यता समाप्त हो सकती है। तीसरा चीज कि स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तब भी सदस्यता समाप्त हो सकती है। और मैं बताया कि संसद द्वारा बनाई गई विधि से अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तब भी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।
अब यहां पर समझिएगा, जनप्रतिनिधित्व जो कानून है उसके तहत क्या क्या प्रावधान है। तो जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत हमारे यहां यह कहा गया है कि किसी अपराध में दोष सिद्ध के फलस्वरूप 2 या 2 से अधिक वर्षों तक कारावास का दंड दिया गया हो। जैसे राहुल गांधी साहब की सजा समाप्त हो गई थी, उनको 2 वर्ष की सजा मिल गई, तो 2 वर्ष की सजा मिलेगी तो सजा समाप्त। इसी प्रकार से अभी देखे होंगे कि एक मैटर और भी यूपी का आया था। दूसरा चीज देखिए, यहां पर भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया हो तब भी सजा समाप्त, चुनाव का खर्च पेश करने में विफल रहा हो तब भी सजा समाप्त, और यदि सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया हो तब भी उसकी सजा समाप्त हो सकती है। या सरकारी सेवा से बर्खास्तगी है तो वह जो है चुनाव नहीं लड़ सकता है, यही तो मतलब हुआ। और अगला चीज समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने 3-4 पॉइंट बताया, यदि मान लीजिए कोई ऐसा निगम है, कंपनी है जिसमें 25% या उससे ज्यादा का शेयर जो है सरकार का है और उसमें कोई पद धारण करता है, कोई कंपनी है जिसमें 25% या उससे ज्यादा का शेयर सरकार का है और उसमें पद धारण करता है, और जानते हैं छुआछूत है, जहेज है, मान लीजिए छुआछूत है, दहेज है, सती प्रथा है, इस तरह से सामाजिक अपराधों में यदि लिप्त है तब भी सजा समाप्त हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर दूसरा एक मुद्दा हम लोग पढ़ते हैं तो सजा की समाप्ति हो गया। दूसरा जो एक मुद्दा है उस पर भी जैसा चर्चा किया जाए, उसमें जो है संसदीय विशेषाधिकार है। संसदीय विशेषाधिकार, तो जो संसदीय विशेषाधिकार का मुद्दा है उसमें जो है थोड़ा सा ऐसे समझाता हूं पहले, तब लिखिएगा। देखिए, संसदीय विशेषाधिकार में पहले सामान्य पहलू जानिए, इसका सामान्य पहलू जानिए, फिर इसमें क्या क्या प्रावधान है उसको जानिए। तो इसमें जो है 2 प्रावधान है, एक तो व्यक्तिगत विशेषाधिकार है, व्यक्तिगत विशेषाधिकार, और दूसरा है सामूहिक विशेषाधिकार। सामूहिक विशेषाधिकार, तो यहां पर समझिए, देखिए जैसे मान लीजिए संसद और विधानमंडल के सदस्यों को ये जो संसदीय विशेषाधिकार है, एक चीज और भी ध्यान रखना है कि जो संसदीय विशेषाधिकार दिया गया है, ये जो संसदीय विशेषाधिकार दिया गया है अनुच्छेद 105 के तहत जो है संसद सदस्यों को दिया गया है, संसद सदस्य के लिए, और 194 के तहत, अनुच्छेद 194 के तहत जो है विधानमंडल के सदस्यों को विशेषाधिकार है, विधानमंडल के सदस्यों को विशेषाधिकार है, यह भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए, संसद और विधानमंडल के सदस्यों को जो विशेषाधिकार है, जो मुक्तियां हैं, जो छूट है, इसलिए दिया जाता है जिससे वे सदस्य अपने कार्यों को सुचारू पूर्वक कर सके, संसदीय उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सके, इसलिए उनको स्वतंत्रता और छूट दिया गया है। आप जानते हैं कि जो स्वतंत्रता और छूट दिया गया है वो मंत्रियों पर भी लागू होता है, महान्यायवादी पर भी लागू होता है, महाधिवक्ता पर भी लागू होता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और जानते हैं कि हमारे मूल संविधान में यह कहा गया था कि संविधान में सदस्यों को वे सब अधिकार प्राप्त होते रहेंगे जो ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को प्राप्त है। अब संविधान में हाउस ऑफ कॉमन शब्द लिख दिया गया था। जनता पार्टी सरकार आई तो जनता पार्टी सरकार ने 44वें संविधान संशोधन द्वारा हाउस ऑफ कॉमन शब्द को हटा दिया, और हटाने के बाद उसने कहा कि 1950 से पहले जो विशेषाधिकार प्राप्त है वही प्राप्त होता रहेगा। तब जानते हैं कि लेकिन हमारे यहां संविधान में संसदीय विशेषाधिकार को, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को पूर्णतः परिभाषित नहीं किया गया है, जिसके कारण समस्या उत्पन्न होती है। अब समस्या क्या उत्पन्न हुआ, एक वाद आया था सर्च लाइट वाद, सर्च लाइट वाद। तो ये जो सर्च लाइट वाद है ये है 1959 का। इसी सर्च लाइट वाद को कहा जाता है एमएसएम शर्मा वर्सेस श्री कृष्ण, इसको इस नाम से भी जानते हैं। तब जानते हैं कि इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो है संसदीय विशेषाधिकार को जो है वो स्वतंत्रता की तुलना में ज्यादा महत्व दिया, कि संसदीय विशेषाधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी तरह से केशव सिंह का वाद आया था 1965 में, और केशव सिंह के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसदीय विशेषाधिकार के नाम पर जो है जीवन का जो अधिकार है, व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है, किसके तहत उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। नरसिंहा राव साहब का केस 1993 में आया था, अब संसदीय विशेषाधिकार को पुनः महत्व दिया गया। अब समस्या क्या हुआ, अब समस्या यह हुआ कि आप जानते हैं कि यहां पर जो है हम लोग के यहां एक केस आया था 2007 में, कियोतो होलोवन वाद, एक केस आया था
पीटी में पूछ सकता है, मेंस में पूछा है कि हो तो होलोहनवाद पूरा है कि हो तो होलोहन वर्सेस जाचिल्लूवाद भी कहते हैं, 2007 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम जो है आपका दल बदल का भी समीक्षा कर सकते हैं। अभी आगे पढ़ाता हूं। स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव को संविधान का बुनियादी ढांचा इसमें मान लिया गया था। यहीं से सब समस्या शुरू हुआ। अब जानते हैं कि क्योतो होलोहनवाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम दल बदल का जीआर कर सकते हैं। बस यहीं से संसदीय विशेषाधिकार में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और सब समस्या शुरू हो गया। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्तिगत विशेषाधिकार है, मेंस में चूंकि आप लोगों को पढ़ना पड़ता है इसलिए उसमें ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा, और हम लोग का मेंस का क्लास चल ही रहा है, जो लोग पढ़ रहे हैं। और फिर आप लोग वीडियो देखते हैं तो सब लोग ईमानदारी के साथ सबको शेयर किया करिए, और सब लोग जो है शेयर भी किया करिए, और आप ही लोग तो प्रचारक हैं हम लोगों के, थोड़ा प्रचार उचार भी किया करिए, लगे कि कुछ फायदा हो रहा है तब, अन्यथा मत प्रचार करिएगा। तो बताइए, व्यक्तिगत जो विशेषाधिकार है उसमें पहला बात क्या है? संसद की कार्रवाई चल रही है और ऐसी दिशा में कोई व्यक्ति, मान लीजिए संसद की कार्रवाई चल रही है, इससे 40 दिन पहले और 40 दिन बाद, तो संसद की कार्रवाई यदि चल रही है तो 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक जो है सिविल मामलों में गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। लेकिन आपराधिक मामलों में, फौजदारी मामलों में, प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामलों में, जो निवारक निरोध में पढ़ाया था अनुच्छेद 22 में, उसके तहत जो है कोई छूट नहीं दिया गया है। पहला बात तो यह है। दूसरा बात है कि किसी सदस्य को जब सदन का सत्र चल रहा है उस समय साक्ष्य देने के लिए सदन की अनुमति के बिना नहीं बुलाया जा सकता है। स्पीकर की अनुमति से ही आप जो है उस व्यक्ति को न्यायालय में तलब कर सकते हैं। यदि सत्र चल रहा है तो मान लीजिए अब सत्र चल रहा है और किसी को न्यायालय में बुलाना है तो स्पीकर से अनुमति लेनी पड़ेगी। और तीसरा बात है कि सदन में किए गए मतदान और भाषण के लिए किसी न्यायालय में कोई जवाबदेही नहीं होती है। यहां पर ध्यान रखिए कि जो संसद सदस्य हैं, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य हैं, एमपी लैट्स आगे मैं पढ़ा दूंगा, उन सदस्यों को 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष जो है एमपी लैट्स के रूप में दिया जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसके तहत जो है 5 करोड़ रुपया प्रति वर्ष दिया जाता है। और जानते हैं कि राज्यों में विधानसभा के जो सदस्य हैं, विधान परिषद के जो सदस्य हैं, उनको अलग अलग रकम दिया जाता है। बिहार ऐसा राज्य है जहां पर जो है विधायक निधि को समाप्त कर दिया गया है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए, सामूहिक विशेषाधिकार का मतलब यह है कि राइट टू प्रोहिबिट द पब्लिकेशन। इसका मतलब है कि बहस और कार्रवाई का प्रकाशन जो होता है उसका अधिकार इनको दिया गया है। दूसरा चीज ये कहा गया है सामूहिक विशेषाधिकार में कहा गया कि विशेषाधिकार भंग के लिए जो है अपने सदस्यों को या किसी बाहरी व्यक्ति को भी दंड दिया जा सकता है। तमाम प्रेस के लोगों को भी दंड दिया गया है, पढ़े ही होंगे पेपर में। संसद में भाषण और बहस की स्वतंत्रता है। देखिए, अभी अविश्वास प्रस्ताव पे बहस चल रहा है, देखिए लोग खूब खुलकर बोल रहे हैं, जबरदस्त चल रहा है। राहुल गांधी साहब भी देखिए खूब अपना जो भी मन का बात हुआ सब बोल लिए ना, चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। संसद में बहस का अधिकार है सामूहिक रूप से। और चौथा बात है, संसद को अपनी कार्रवाई से जो है सभी पहलुओं पर उचित व्यवस्था देने का अधिकार है कि हमारी कार्रवाई किस तरह से चलेगी, यह डिसाइड किया जाएगा। यहां एक चीज शब्द आता है, विप का शब्द आता है, तो वो जरा सा मैं अभी बताऊंगा, दल बदल जा समय बताऊं। हम लोग का तीसरा मुद्दा है दल बदल, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ या रूल एक ही बात है। तो देखिए, दल बदल में सबसे पहले तो सामान्य पहलू जानिए, इसका सामान्य पहलू क्या है, और फिर इसके दल बदल के क्या क्या प्रावधान है, ये आपको जानना है। तो देखिए, सामान्य पहलू तो यह है कि हमारे यहां मूल संविधान में जो है दल बदल के लिए कोई कानून नहीं था। पहली बार जो है राजीव गांधी सरकार ने जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जो है दल बदल का कानून बनाया। और फिर इसी में हम लोग जो है 91वां संविधान संशोधन जो 2003 में किया गया था, उसके माध्यम से अन्य प्रावधानों को जोड़ा गया।
और यहां पे एक चीज ध्यान रखिए कि दल बदल का मतलब होता है कि दल का जो सदस्य है अपने दल की प्रतिबद्धता को छोड़कर दूसरे दल की ओर से मतदान करता है, संसदीय प्रक्रिया में भाग लेता है, तो ऐसी विषय वस्तु को दल बदल कहा जाता है। और यहां मान लीजिए एक शब्द आता है व्हिप, जैसे मैं 4 लाइन बोलूं पहले। व्हिप सचेतक। सचेतक का मतलब होता है कि पार्टी जो है अपने सदस्यों के लिए सदन में उपस्थित होने के लिए, मतदान करने के लिए एक आदेश जारी करता है, जिसको व्हिप कहा जाता है। और जानते हैं कि हर पार्टी जो है अपनी पार्टी की ओर से एक चीफ व्हिप का जो है नियुक्ति करती है। चीफ व्हिप का मतलब होता है कि मुख्य सचेतक। मुख्य सचेतक, ये जो मुख्य सचेतक बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं किसी वरिष्ठ सदस्य को मुख्य सचेतक बनाया जाता है। एडिशनल व्हिप भी बना दिया जाता है देखने सुनने के लिए कि भाई आदेश का, निर्देश का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। तो यदि कोई सदस्य दल द्वारा जारी जो व्हिप है उसका उल्लंघन करता है, मतदान से अनुपस्थित रहता है, अब 15 दिन के भीतर पार्टी माफ नहीं करती है, तो उसकी दल की सदस्यता जो है समाप्त हो सकती है। और जानते हैं कि अभी फरवरी 2023 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है व्हिप वाले मैटर पर बोला था, वही महाराष्ट्र वाला जो केस चल रहा था, वाईबी चंद्रचूड़ साहब द्वारा जो है 5 न्यायाधीशों की जो संविधान पीठ बनाई गई थी, एकनाथ शिंदे साहब और उद्धव ठाकरे साहब का जो है जो मसला चल रहा था, उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इसलिए मैं 4 लाइन बोल दिया कि करंट से भी जोड़कर प्रश्न आता रहता है। अब व्हिप का कंसेप्ट कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। तो यहां पर देखिए जो व्हिप होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है सिंगल लाइन व्हिप, दूसरा होता है डबल लाइन व्हिप, तीसरा होता है ट्रिपल लाइन व्हिप। सिंगल लाइन व्हिप का मतलब होता है कि जैसे कोई लेटर बनाया गया और लिख दिया गया कि फला दिन जो है अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होना है, आपकी उपस्थिति अपरिहार्य है, यदि नहीं भी आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन डबल लाइन व्हिप का मतलब कोई मान लीजिए लेटर बनाया गया, वही लेटर और उसके नीचे 2 लाइन खींच दिया गया, तो उसको डबल लाइन व्हिप कहा जाएगा। यदि नहीं आएंगे तो कार्रवाई हो सकती है। और ट्रिपल लाइन व्हिप का मतलब यह है कि मान लीजिए लेटर बनाया गया कि फला दिन अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होना है, मान लीजिए कल मतदान होना है, तो ऐसी दशा में जो है सबकी उपस्थिति अपरिहार्य है, 3 लाइन इसके नीचे खींच दिया गया, तो इसको बोलेंगे ट्रिपल लाइन व्हिप। इसको बोलेंगे ट्रिपल लाइन व्हिप। अब मान लीजिए आप नहीं आए, सांस चल रही है, कहीं हॉस्पिटल में भर्ती है, नहीं आए, तो आपकी संस्था अवश्य समाप्त हो जाएगी। इसलिए देखिए लोग एम्बुलेंस से पहुंच जाते हैं, क्योंकि ट्रिपल लाइन व्हिप जारी होता है। अब यहां पर समझिए थोड़ा सा, अब मैं अभी बताया कि क्योतो होलोवान बात भी ध्यान रखिएगा। ये 52वें संविधान संशोधन की समीक्षा की बात क्योतो होलोवान बाद में किया गया था, इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब यहां पर मैं बता रहा था कि दल बदल पर निर्णय स्पीकर करेगा, लेकिन न्यायालय में उसको चुनौती दिया जा सकता है और न्यायालय भी समीक्षा कर सकता है। स्पीकर कितने दिन के भीतर निर्णय करेगा यह भी स्पष्ट नहीं है। अब कोई व्यक्ति यदि दल बदल का शिकार हो जाता है तो उसकी संस्था समाप्त हो जाती है, समाप्त हो सकती है। और यहां पर जो है कोई दल बदल का शिकार हो गया, संस्था समाप्त हो गया, तो लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है, सदन में मतदान के अधिकार से वंचित हो जाएगा। अरे भाई जब संस्था ही समाप्त हो गया तो सदन में क्या मतदान करेगा। अभी मान लीजिए राहुल गांधी साहब जो है सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगाता तो सदन में मतदान थोड़ी कर पाते लोकसभा में, न तो जाके बोल पाते, सब मन ही में रह जाता उनके। अब यहां पर समझिए, अब प्रावधान जैसा मैं बता दूं, देखिए जो दल बदल का प्रावधान है, जो दल बदल का प्रावधान है, तो पहला प्रावधान तो यह है कि हमारे यहां स्पीकर, डिप्टी स्पीकर पर यह प्रावधान लागू नहीं होता है। मतलब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सदस्य होगा तभी तो स्पीकर बनेगा। चुने जाने के बाद जो है अपने दल से इस्तीफा दे सकता है, दूसरे दल में शामिल हो सकता है, कहीं कोई समस्या नहीं, उस पर दल बदल का कानून लागू नहीं होगा। दूसरा प्रावधान है कि कोई पार्टी है और उसके 2/3 सदस्य टूटकर यदि नई पार्टी बना लेते हैं, या मान लीजिए दूसरी पार्टी में विलय कर लेते हैं, दूसरे पार्टी में विलय कर लेते हैं, तो दल बदल लागू नहीं होगा। अब 2/3 से कम होंगे तो लागू होगा, 2/3 से कम होंगे तो लागू होगा। किसी पार्टी के 2/3 या उससे ज्यादा सदस्य टूटकर दूसरी पार्टी बना लेते हैं, दूसरी पार्टी में विलय कर लेते हैं, तो दल बदल लागू नहीं हो। कम टूटेंगे तो दल बदल लागू हो जाएगा, महाराष्ट्र वाला केस। अब तीसरा बात समझिए, कोई मनोनीत सदस्य है, भले हम कहते हैं कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा के आधार पर,
तो कोई मनोनीत सदस्य है और 6 महीने के भीतर किसी पार्टी में शामिल हो जाता है तो दल बदल लागू नहीं होगा। लेकिन 6 महीने के बाद, मनोनयन के 6 महीने के बाद पार्टी में शामिल होगा तो दल बदल का शिकार होगा। चौथा बात समझिए, कोई निर्दलीय सदस्य है तो कार्यकाल के दौरान मान लीजिए चुन लिया गया, अब कार्यकाल के दौरान जो है वह किसी पार्टी का सदस्य नहीं बन सकता है। यदि बनेगा तो दल बदल लागू हो जाएगा। सरकार को समर्थन दे सकता है, मंत्री बन सकता है। राजा भैया देखिए, निर्दलीय चुनाव जीतते थे, समर्थन देते थे, जेल मंत्री भी बनते थे, लेकिन वो पार्टी में शामिल नहीं हुए। और जो 5वां प्रावधान है, तब जानते हैं कि ये जो 5वां प्रावधान है ये हमारे यहाँ 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया था। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित करना। अब मैं आप लोगों को समझा चुका हूं कि मंत्रियों, जो मान लीजिए सीएम, पीएम / सीएम सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी होगी बोलिए? 15% गुणे निचला सदन, 15% गुणे निचला सदन, 15% गुणे निचला सदन या 12, जो भी अधिक हो। पहले वीडियो में भी बनाया था, वहां से भी देख सकते हैं। अब यहां पर मान लीजिए 15% गुणे निचला सदन, तो मान लीजिए मैं कहूं कि केंद्र स्तर पर, अब केंद्र स्तर पर पीएम सहित मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? तो 15/100, और निचला सदन का मतलब 543 लोकसभा, निचला सदन मतलब लोकसभा विधानसभा, या 12, तो जो भी गुणा भाग करेंगे यहां पर 82 आ जाएगा। 82 और 12, तो 82 और 12 में क्या अधिक है? 82। तो पीएम सहित मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितना होगा? 82। मान लीजिए मैं कहूं कि गोवा में कितने मंत्री बनेंगे, ये बताइए। 15/100 गुणे गोवा में विधानसभा की संख्या कितनी? 40 या 12। तो यहां पर मान लीजिए 0 कट गया, ये हो गया 6 या 12, तो वहां पर कितना बनेंगे? 12। 6 मत लगा दीजिएगा। यहां पर ध्यान रखिए, दिल्ली में अलग नियम है। दिल्ली में आगे पढ़ाऊंगा। दिल्ली में विधानसभा की संख्या कितनी? 70। तो संविधान में लिखा गया कि अधिकतम 10% लोग ही जो मंत्री बन सकते हैं। सीएम सहित मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितना होगा? 7। ये संविधान में लिखा है, इसीलिए दल बदल प्रावधान जो है उस पर लागू नहीं होता है। चलिए, तो आप लोग जो है अब बस ये तीनों मैं समझाया हूं आज, इसको एकदम तैयार कर लीजिए। और इसी का हम लोग का सैटरडे को अगला वीडियो में टेस्ट होगा 6:30 बजे। टेस्ट पेपर में डलवा दूंगा और सभी लोग एकदम जो है इसको खूब देखिए, खूब सीखिए। और कहीं कुछ नहीं आता है तो इंस्टीट्यूट में फोन भी करिए, हमसे भी बात करिए। और मैं बताया कि सब लोग इसको शेयर करेंगे, सब लोग मान लीजिए कुछ लाइक करेंगे, तभी तो जो है आगे फैलेगा, तभी तो अन्य लोगों को लाभ होगा। तो सब लोग, यदि आप लोगों को लाभ हो रहा है तो आप लोग थोड़ा बहुत सहयोग करिए, तभी तो चलता रहेगा। मैं बोला कि 100 वीडियो बनाऊंगा और 100 टेस्ट लूंगा, तो यह लक्ष्य मैं भी रखा हूं। थोड़ा आप लोग भी सहयोग करिए। चलिए फिर अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।